नमस्कार दोस्तों, मैं हितेश मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं डिकोड एग्जाम के डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत बढ़िया तरीके से करे होंगे। देखिए, आज है 23 मई और आज की कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर हम लोग चर्चा करेंगे। इसके पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को फटाफट शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोगों तक ये वीडियो पहुंचता रहे, क्योंकि आपको पता होगा कि हमारा लक्ष्य क्या है। हमारा लक्ष्य है कि हर प्रतियोगी छात्र तक हमारा यह वीडियो पहुंचे और एक भी परीक्षार्थी का किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा होगा उसका एक भी करंट अफेयर्स जो है गलत नहीं हो पाए। ये हमारा क्या है, टारगेट है। तो फटाफट आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए और फिर हम लोग जो है करंट अफेयर पर चर्चा करेंगे। इसके पहले लास्ट वीडियो में हमने आपसे एक प्रश्न पूछा था और जैसा कि आप लोग को पता होगा कि जो हमारा करंट अफेयर्स होता है, करंट अफेयर्स पूरा होने के बाद वीडियो के अंत में हम आपसे एक प्रश्न पूछते हैं और जिसका उत्तर मैं आपसे कहता हूं कि आप लोग कमेंट बॉक्स में जाकर के जरूर दिया करिए। तो अधिकतर लोग देते हैं। उम्मीद है कि यह संख्या धीरे धीरे बढ़ेगी और आप लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में है जो है उत्तर जो है देंगे। तो विगत वीडियो का हमारा प्रश्न क्या था? हमारा प्रश्न था कि आरबीआई अर्थात रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो काफी लोगों ने इसका उत्तर सही दिया था और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात 1935 में आरबीआई अर्थात भारतीय रिजर्व बैंक अर्थात रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। तो इस पर हमने डिटेल्स में वीडियो बनाया था, यानी कि इसको हमने डिटेल्स में कराया था। तो इसका जो है आप डिटेलिंग अगर चाहते हैं तो पिछला वीडियो आप लोग हमारा देख लीजिएगा। ओके, अब आते हैं हम लोग आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर, जिसमें हमारा जो सबसे पहला प्रश्न है, हालांकि इस प्रश्न को ऑलरेडी हमने पहले कराया था, लेकिन चूंकि ये बैठक अभी चल रही चर्चा में है तो इसको एक बार हम लोग दोबारा से देख लेते हैं। प्रश्न क्या है कि 46वीं यानी कि 46वीं अंटार्कटिक संधि परामर्शदात्री बैठक का आयोजन निम्नलिखित में से कहां पर हो रहा है? तो अगर आपने ये क्वेश्चन देखा होगा तो आपको इसका उत्तर पता होगा। बताइए फटाफट इसका उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात कोच्चि में दरअसल यह क्या हो रही है, इस बैठक का दरअसल आयोजन हो रहा है। आइए हम लोग इसकी व्याख्या देखते हैं थोड़ा सा। तो 46वीं अंटार्कटिक संधि परामर्शदात्री बैठक का आयोजन कोच्चि में होगा। कब से कब तक होगा? 20 मई, यानी कि अभी स्टार्ट हो गई है। तो 20 मई से लेकर के 30 मई 2024, यह डेट आप लोग क्या करिएगा, याद कर लीजिएगा। यह डेट क्या है आपके लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरा, 20 से 30 मई 2024 तक केरल के कोच्चि में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। कभी कभी क्या होता है, जब कोई बैठक संपन्न होती है या चल रही होती है तो उसका जो आयोजन करता जो मंत्रालय होता है उसके बारे में भी आपसे पूछ लेता है। तो ये सब चीजें भी आपको रेडी होनी चाहिए। तो केरल के कोच्चि में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय ध्रुवीय और समुद्री अनुसंधान केंद्र यानी कि एनसीपीओआर, गोवा और अंटार्कटिक संधि सचिवालय इन बैठकों का आयोजन कर रहा है। तो आयोजन करता कौन कौन है, यह पॉइंट आपको दरअसल क्या करना है, याद रख लेना है। इसके अलावा अंटार्कटिक संधि कब हस्ताक्षरित हुई थी? 1959 अर्थात 1959 में अंटार्कटिक संधि जो क्या हुई थी, हस्ताक्षरित हुई थी और इसमें 56 पक्षकारों का एक बहुपक्षीय समझौता है, यानी कि 56 जो है पक्षकार, 36 जो है कंट्री इसमें क्या है, सम्मिलित रूप से इसमें है। ठीक है, और भारत जो है इसका क्या है, सदस्य है। चलिए, तो अब इसको हमने ऑलरेडी डिटेल्स में कराया हुआ है, तो आप लोग पिछले वीडियो में इसको देख लीजिएगा। इस पर हम लोग बहुत डिटेलिंग में नहीं जाते हैं, बस आपको डेट और ये नंबर याद रखना है और साथ ही साथ में कौन सा मंत्रालय जो है करा रहा है इसको, ये पॉइंट आपको यहां पर याद रखना है। ओके, चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में रॉक कला का पहला साक्ष्य कहां पर खोजा गया? अब देखो, ये जो क्वेश्चन है आपका, ये आर्ट एंड कल्चर का है, आर्ट एंड कल्चर का यानी कि कला एवं संस्कृति का। कई बार क्या होता है कि आप लोग कला एवं संस्कृति वाले सेक्शन से बहुत परेशान रहते हो कि सर यहां इसको कहां से पढ़ा जाए, कैसे किया जाए। तो आर्ट एंड कल्चर क्या होता है कि जो आपका स्टैटिक पोर्शन है उसको तो आप लोग पढ़िए ही आर्ट एंड कल्चर में, साथ साथ में अगर कुछ नई खोज होती रहती है आर्ट एंड कल्चर में, कला एवं संस्कृतियों में, तो उसको आपको जो है नहीं भूलना है, उसको आपको नोट करना है। तो इस प्रकार के प्रश्न आर्ट एंड कल्चर वाले सेक्शन में आपके आते हैं। तो हाल ही में क्या हुआ है कि रॉक कला का पहला साक्ष्य खोजा गया है। कहां पर खोजा गया है? आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश में, या फिर ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक में, या फिर ऑप्शन नंबर सी राजस्थान, या फिर ऑप्शन नंबर डी गुजरात में। फटाफट इसका आप लोग आंसर बताइए। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात कर्नाटक में जो है इसकी भी खोज की गई है। और ये प्रश्न क्या है आपके लिए? इंपॉर्टेंट है, तो तुरंत इसको फटाफट क्या कर लीजिए आप लोग, इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। ओके, आइए हम लोग इसकी व्याख्या देखते हैं डिटेल्स में। तो हाल ही में रॉक कला का साक्ष्य कर्नाटक के कहां पर? मैंगलुरु में। ये स्थान याद रखिएगा,
कई बार घुमा के प्रश्न आपसे पूछ लेगा स्थान के बारे में, तो कर्नाटक के मंगलुरु में। ठीक है, यह पत्थर की चट्टान के ऊपर, किसके ऊपर, क्योंकि रॉक कला है ना, तो पत्थर के ऊपर होगा, तो रॉक कला के आधार पर या पत्थर की चट्टान के ऊपर मानव पैरों के निशान के रूप में इसके सबूत मिले हैं। ये देखिए जिस तरीके से, ठीक है, ये सिंबल आप देख रहे हैं, यानी कि कुछ इस तरीके से, ठीक है, ऐसे ऐसे मानव के पैरों के निशान के रूप में। ठीक है, इसके क्या मिले हैं, साक्ष्य मिले हैं, इसको इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, संभवतः यह पहली या दूसरी शताब्दी ईस्वी में बनाए गए होंगे। तो रॉक कला की अगर बात करते हैं हम लोग, तो रॉक कला को एक बार क्या करिएगा आप लोग, इसको पढ़ लीजिएगा डिटेल्स में। किसमें, डिटेल्स में, मुख्य परीक्षा के लिए भी और प्री परीक्षा के लिए भी, यानी कि साक्ष्य इसके कहां पर मिले हैं। रॉक कला मुख्य परीक्षा में पीसीएस के या यूपीएससी में पूछ सकता है कि रॉक कला क्या होती है और इसके कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो आज ये आपका टास्क है कि आप लोग रॉक कला क्या होती है इसको पढ़ना है, और रॉक कला के कौन कौन से टाइप्स होते हैं, कौन कौन से प्रकार होते हैं, इसको आपको पढ़ना है। प्रश्न मुख्य परीक्षा में भी इसी प्रकार से बनते हैं, ध्यान रखिएगा। ओके, तो इसको आप लोग रेडी कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में ताइवान के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है। ये आपका क्या है, इंपॉर्टेंट है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए विलियम लाई चिंगते, या फिर जिनपिंग, या फिर त्साई विंग वेन, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अर्थात विलियम लाई चिंगते अभी हाल ही में ताइवान के नए राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं। इस प्रश्न को आप लोग अपने मुख्य परीक्षा में, यानी कि जो पेपर सेकंड है आपका जीएस का, उसके आपको रिलेट कर सकते हैं आईआर से। ताइवान भारत संबंध बहुत महत्वपूर्ण, ध्यान रखिएगा। क्या क्या, ताइवान भारत संबंध, इसको मैं थोड़ा सा डिटेल्स में अभी आपको बताऊंगा। पहले इसकी हम लोग व्याख्या देख लेते हैं थोड़ा सा। देखिए, हाल ही में ताइवान के नए राष्ट्रपति के रूप में विलियम लाई चिंगते को चुना गया है, और इन्होंने क्या किया, 21 मई को राष्ट्रपति के रूप में क्या लिया है, शपथ लिया है। इसके अलावा विलियम लाई चिंगते डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी से संबंधित है। हो सकता है, इंपॉर्टेंट आपसे, हो सकता है कि आपसे पूछ ले कि जो अभी हाल ही में ताइवान के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं किस पार्टी से संबंधित है, तो पार्टी आपको दरअसल क्या करनी है, याद रखनी है। ओके, इसके अलावा ताइवान की राजधानी क्या है, ताइपे है। यह भी आपके लिए क्या है, महत्वपूर्ण है। कोई भी चीज, यानी कि कोई भी देश अगर चर्चा में रहता है तो वहां के बारे में आपको डिटेल्स में जानकारी होनी चाहिए, राजधानी भी पता होनी चाहिए। तो ताइवान की राजधानी क्या है, ताइपे है। अब हम लोग थोड़ा सा डिटेल्स में अगर इसकी बात करते हैं, थोड़ा सा सॉरी, देखो ताइवान, ताइवान ताइवान एक ऐसा देश है, ठीक है, जो कहीं ना कहीं एक तरीके से जिस पर आधिपत्य एक तरीके से चीन का है, चाइना का है। चीन क्या करता है कि ये ताइवान पर को अपने अधिकार में प्रॉपर तरीके से लेना चाहता है, और चीन चाहता है कि जो व्यापारिक एकाधिकार हो वो चाइना के रूप में हो, ताइवान पे ना हो। और ताइवान को बहुत ही कम कंट्री हैं जिन्होंने इसको, बहुत कम देश हैं जिन्होंने ताइवान को क्या किया है, मान्यता दिया है, बहुत कम देश हैं। ठीक है, लेकिन शुरुआती दौर में 1947 के बाद, 1947 के बाद भारत ने भी ताइवान को बहुत ज्यादा महत्व नहीं दिया, क्योंकि उस समय चीन के साथ संबंध इसका ठीक था, व्यापारिक चीजें थी, करना था सही से, तो जो है चाइना को महत्व दिया गया। लेकिन बाद में क्या हुआ कि ताइवान का संबंध भारत के साथ मजबूत हुआ। 2014-15 के बाद से ताइवान और भारत, ठीक है, कौन, ताइवान और भारत, ठीक है, भारत में जो व्यापारिक जो गतिविधियां हुई हैं लगभग शायद 6 या 7 जो बिलियन डॉलर के अप्रॉक्स हुई हैं, इसको आप एक बार देख लीजिएगा। तो कहीं ना कहीं ताइवान और भारत का संबंध क्या हुआ, व्यापारिक संबंध क्या हुआ है, मजबूत हुआ है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि इसमें एक देश और है, वो है अमेरिका। कौन सा है, अमेरिका। अमेरिका क्या करता है, अमेरिका ताइवान का पक्ष हमेशा लेता है। अमेरिका के द्वारा ताइवान को भारी मात्रा में गोला बारूद वगैरह, यानी कि हथियार वगैरह प्रोवाइड कराया जाता है। और अभी हाल ही में चीन ने क्या किया है, चीन ने अमेरिका पर प्रतिबंध लगा दिया है व्यापारिक चीजों पर कि आप ताइवान को कोई ऐसी चीज नहीं देंगे। ठीक है, वो उनकी जो है क्या कहते हैं, नीति के खिलाफ होगा। तो इसमें कई संबंध बनते हैं। तो चाइना, यानी कि चीन, भारत और ताइवान का जो त्रिकोणीय संबंध है, इस पर जो है प्रश्न आपकी परीक्षा में, मुख्य परीक्षा में पूछ सकता है कि किस प्रकार से जो है चीजों को भारत बैलेंस करता है कहीं ना कहीं। ठीक है, क्योंकि चाइना के साथ भी व्यापार भारत का बहुत ही ज्यादा बढ़ा है। इस पर मैंने एक प्रश्न आपको नोट डाउन कराया था, और इस परिप्रेक्ष्य अगर देखा जाए तो भी क्या है, चीजें बहुत जरूरी हो जाती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ताइवान जो है, ताइवान को लेकर चीन की जो रणनीति है वो बहुत कठोर है। ठीक है, तो इस पर एक प्रश्न बन जाएगा। इस पर एक प्रश्न हालांकि हमने वीडियो के अंत में आपको डाला हुआ है, आप उसको देख लीजिएगा। खैर आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा आपका
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व सांस्कृतिक दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? इसका सही उत्तर आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए 21 मई, या फिर ऑप्शन नंबर बी 22 मई, या फिर ऑप्शन नंबर सी 21 जून, या फिर ऑप्शन नंबर डी 22 जून। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात 21 मई को विश्व सांस्कृतिक दिवस क्या होता है? मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा, विश्व सांस्कृतिक दिवस, इसके मनाए जाने का दरअसल जो उद्देश्य होता है वो क्या होता है? जो विभिन्न सांस्कृतिक चीजें हैं, यानी कि जो विभिन्न देशों की संस्कृतियां हैं, उनमें आपसी तालमेल किस प्रकार से बिठाया जा सके। क्योंकि आपको पता होगा कि बहुत सारी जो पुरानी संस्कृतियां थी, जो पुरानी सभ्यताएं थी, वो क्या हो गया? उनका लोप हो गया, वो खत्म हो गए, एक्सटिंक्ट हो गई। लेकिन अगर हम भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करें तो भारत की संस्कृति, सभ्यता, परंपराएं आज भी जीवंत हैं, जीवित हैं, जिनके पीछे बहुत सारे क्या हैं? कारण हैं। तो प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछ सकता है कि भारतीय संस्कृति के अभी तक जीवंत रहने के क्या कुछ कारण हैं? विवेचना कीजिए या चर्चा कीजिए, ठीक है। या किसी और संस्कृति से इसका कंपैरिजन करके पूछ लेगा आपसे कि क्या कारण रहा है कि अन्य देश की संस्कृतियां विलुप्त हो गई, जबकि भारतीय संस्कृति अपने आप में जो है मजबूत अभी भी बनी हुई है। तो ये इसका जो मुख्य उद्देश्य है विश्व सांस्कृतिक दिवस मनाने का, कि आपस में हम किस तरीके से संस्कृतियों को उसका मेल मिलाप कर सकते हैं, और अलग अलग संस्कृतियों का उद्देश्य क्या है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के फॉर्म में, अर्थात धारणीय विकास, संपोषणीय विकास के रूप में हम लोग आगे बढ़ सकें। हमारी संस्कृति परंपराएं इस तरीके से ना हो कि हम जो है आज अपनी जो है आवश्यकताओं की पूर्ति करें, हम भविष्य की चिंता ना करें। संस्कृति का उद्देश्य होता है कि हम अपनी जरूरतों के साथ में हम भविष्य में अपने आप को बरकरार रखें, अर्थात हम कुछ ऐसा ना करें कि हमारा लोप हो जाए, न सिर्फ मानव संस्कृति का बल्कि सभ्यताओं, परंपराओं, संस्कृतियों का भी। ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। तो आइए हम लोग इसकी व्याख्या देखते हैं। थोड़ा सा व्याख्या क्या है कि विश्व सांस्कृतिक दिवस 21 मई को मनाया जाता है। उद्देश्य के बारे में बात करें, जो मैंने अभी आपको बताया कि दुनिया भर की संस्कृतियों की खूबियों और शांति तथा सतत विकास में भिन्न संस्कृतियों के बीच संवाद की भूमिका उजागर करने के लिए किया जाता है। यानी कि आपस में तालमेल विभिन्न प्रकार की संस्कृतियों में क्या रहे? बना रहे। ओके, खैर आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया जाता है, ठीक है। ये आपके लिए क्या है? इंपॉर्टेंट है। और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए 19 मई, या फिर बी 20 मई, या फिर सी 22 मई, या फिर डी 23 मई। इसका सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, अर्थात 20 मई को जो है विश्व मधुमक्खी दिवस क्या होता है? मनाया जाता है। ओके, अब देखो एक चीज, जो मधुमक्खी होती हैं अर्थात जो बी होती हैं, ये क्या होती हैं? ये आपकी जैव विविधता के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, बायोडायवर्सिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। किसके लिए? बायोडायवर्सिटी के लिए, बायोडायवर्सिटी के लिए, ठीक है। क्या है? बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा किसानों की हितैषी भी कही जाती हैं। परागण में इनका जो है, पॉलिनेशन में क्या होता है? इनका बहुत ज्यादा योगदान होता है, ठीक है। और ये कहीं ना कहीं जलवायु परिवर्तन के रूप में संकेतक भी होती है। जब प्रदूषण होता है, जलवायु परिवर्तन होता है, तो ये संकेतक के रूप में कार्य करती हैं। कौन? मधुमक्खियां। और मधुमक्खियों के माध्यम से जो है व्यापार में भी काफी ज्यादा वृद्धि होती है। इनके माध्यम से, मधुमक्खियों के माध्यम से क्या कुछ हो सकता है? एक मोम प्राप्त होता है, दूसरा शहद प्राप्त होता है, ठीक है। और इसकी शहद का प्रयोग जो है अन्य कई प्रकार के मेडिसिन में भी इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मधुमक्खी जो क्या होती हैं, वो न सिर्फ किसानों की हितैषी होती हैं, बल्कि व्यापारिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो मधुमक्खियों का योगदान भारत में काफी अच्छा है। और मधुमक्खी पालन में अर्थात शहद उत्पादन में जो है उत्तर प्रदेश का स्थान जो है अतुलनीय है। साथ ही साथ में भारत में जो है बृहत स्तर पर जो है इसका योगदान जो है शहद के क्षेत्र में। ओके, तो आइए हम लोग इसकी व्याख्या देखते हैं दरअसल। तो विश्व मधुमक्खी दिवस 20 मई को मनाया जाता है, और जैव विविधता के संरक्षण के लिए इनका योगदान क्या है? महत्वपूर्ण है। इसके अलावा एक पॉइंट इसमें फैक्ट है, इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके एग्जाम के लिए, वो क्या है कि 2017 में हनी मिशन अर्थात मीठी क्रांति की शुरुआत की गई थी। दरअसल एक आपने टर्मिनोलॉजी क्या सुनी होगी कि वर्तमान में केंद्र सरकार किसानों की आय दुगनी करने हेतु व्यापक स्तर पर क्या कर रही है? कदम उठा रही है। तो जो मधुमक्खी पालन है, अर्थात जो शहद के माध्यम से जो है किसानों की आय को दुगनी किया जा सकता है। यानी कि आपकी परीक्षा प्रश्न पूछ सकता है कि मधुमक्खी पालन के माध्यम से, यानी कि जो आपका ये होता है शहद वगैरह, इसके माध्यम से किस प्रकार से किसानों की आय को दुगनी कर सकते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, और इसीलिए 2017 में हनी मिशन जो है इसकी शुरुआत की गई थी। तो ठीक है, तो ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है,
कौंडिन्य वन्यजीव अभयारण्य अभी हाल ही में चर्चा में है और पूछा है आपसे कि ये इसकी अवस्थिति कहां पर है, अर्थात कौंडिन्य अभयारण्य जो है वन्यजीव अभयारण्य कहां पर स्थित है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए मिजोरम, या फिर ऑप्शन नंबर बी मणिपुर, या फिर ऑप्शन नंबर सी आंध्र प्रदेश, या फिर ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात आंध्र प्रदेश में कौंडिन्य वन्यजीव अभयारण्य अभी क्या है, अवस्थित है। चर्चा में क्यों है? तो चर्चा में जो रहने का इसका कारण क्या है, आइए देखते हैं हम लोग। तो हाल ही में क्या हुआ है कि हाल ही में कौंडिन्य वन्यजीव अभयारण्य में क्या हुआ है कि श्रीलंकाई गोल्डन बैग्ड मेढक को देखा गया है। कौन किसको देखा गया है? श्रीलंकाई गोल्डन बैग्ड मेढक को देखा गया है। ठीक है, ये इसीलिए क्या है, ये अभयारण्य क्या है, चर्चा में है। दूसरा, कौंडिन्य और कैगल नदी इससे होकर बहती है। देखो ये पॉइंट क्या आपके एग्जाम के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। कई बार क्या होता है कि जो नेशनल पार्क होते हैं, वन्यजीव अभयारण्य होते हैं, उनसे होकर के कौन सी नदी बहती है, ये कई बार आपकी यूपी पीसीएस और आरओ की परीक्षा में पूछा गया है। नोट डाउन कर लेना कि जब भी कोई वन्यजीव अभयारण्य पढ़ना, नेशनल पार्क पढ़ना, तो उनसे होकर कौन सी नदी बह रही है, ये भी प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा गया है। अवस्थिति क्या है, वो नेशनल पार्क वन्यजीव अभयारण्य क्यों फेमस है, किस चीज के लिए, 2 प्रश्न। और तीसरा कि वहां पर कौन सी नदी होकर के बहती है। तो इस प्रकार के कुछ फैक्ट जो है इन प्रकार के प्रश्नों में पूछे जा सकते हैं आपसे। चलिए इसके आगे, यह आंध्र प्रदेश का एकमात्र एशियाई हाथों के आवास वाला अभयारण्य है। ये पॉइंट क्या आपके लिए, फैक्ट क्या इंपॉर्टेंट है, यानी कि जो उस अभयारण्य की विशेषता होती है, उन विशेषताओं के बारे में आपको जानकारी डिटेल्स में होनी चाहिए। इसके अलावा गोल्डन बैग मेढक का वैज्ञानिक नाम क्या है, हिलराना ग्रैसिलिस है। तो कई बार क्या होता है, जब किसी चीज की खोज होती है, ठीक है, तो उसका वैज्ञानिक नाम अक्सर क्या होता है आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो जितने फैक्ट यहां पर लिखे हैं, इन सारे फैक्ट को आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, ये क्या है, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये प्रश्न आपके जीएस में जो है कई बार पूछा गया है। तो पूछा क्या प्रश्न क्या है कि वास्को डी गामा ने भारत जाने वाले समुद्री मार्ग की खोज की, कब की? इसका सही उत्तर क्या होगा? आप लोगों ने इतिहास विषय में अगर ठीक ढंग से इतिहास पढ़ा होगा तो आपको पता होगा इसका उत्तर। ऑप्शंस क्या आपके? ऑप्शन नंबर ए 20 मई 1498 अर्थात 1498, या फिर ऑप्शन नंबर बी 25 मई 1458, या फिर ऑप्शन नंबर सी 31 मई 1506 यानी कि 1506, या फिर ऑप्शन नंबर डी 2 जून 1525 अर्थात 1525। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अर्थात 20 मई 1498 को वास्को डी गामा ने भारत जाने वाले समुद्री मार्ग की क्या की थी, खोज की थी। और इसमें एक प्रश्न और पूछता है कि समुद्री मार्ग की खोज में भारत में जो है ये किस तट पर सबसे पहले पहुंचा। कई बार आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा है, तुरंत नोट डाउन कर लीजिएगा अगर भूल गए हो आप इतिहास विषय में। तो आइए इसकी व्याख्या हम लोग देखते हैं जरा फटाफट कि वास्को डी गामा ने 20 मई 1498 को भारत जाने वाले समुद्री मार्ग की खोज की। एक फैक्ट आपका इंपॉर्टेंट हो गया। दूसरा फैक्ट क्या हो गया आपका कि सबसे पहले वह दक्षिण पश्चिम तट पर स्थित कालीकट तट पर पहुंचा। यह प्रश्न आपके एग्जाम में कई बार जीएस में पूछा है। कब जो है कालीकट पर तट पर, कब? 20 मई 1498 को इसने खोज की और सबसे पहले कहां पर पहुंचा? कालीकट तट पर पहुंचा। जीएस में इस प्रश्न को कई बार पूछा गया है, रिपीटेड क्वेश्चन है, इसलिए इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके अलावा कैसे पहुंचा वो वहां पर? तो मोजाम्बिक द्वीप से मालिंदी जो है मालिंदी होते हुए कालीकट पर पहुंचा। तो हो सकता है आपसे रास्ता पूछ ले कि कैसे वहां पर पहुंचा, तो ये आपको दरअसल पता होना चाहिए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब जो है लास्ट क्वेश्चन आप क्या है कि क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? हाल ही में सीआईआई के अध्यक्ष चुने गए हैं, यानी कि सीआईआई के अध्यक्ष हाल ही में किसे चुना गया है? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन नंबर ए अनिल मित्तल को, या फिर ऑप्शन नंबर बी प्रकाश झा, या फिर ऑप्शन नंबर सी संजीव पुरी, या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। फटाफट इसका आंसर बताइए आप लोग। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात संजीव पुरी को भी हाल ही में सीआईआई के अध्यक्ष के रूप में क्या किया गया है? चुना किया है। आइए इसकी व्याख्या हम लोग देखते हैं। तो हाल ही में सीआईआई अर्थात कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के अध्यक्ष संजीव पुरी चुने गए हैं। और इनके कार्यकाल की बात करें तो वर्ष 2024-25 के लिए जो है इनको चुना गया है। ओके, तो ये फैक्ट क्या है? इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए
अब ये हो गया आज का हमारा करंट अफेयर्स। और अब आज का प्रश्न आप लोग के लिए है, जिसका उत्तर मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इसका उत्तर जरूर देंगे। तो आज हमारा प्रश्न है कि मीठी क्रांति की शुरुआत की गई, कब की गई? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 2017, ऑप्शन नंबर बी 2018, ऑप्शन नंबर सी 2019 या फिर ऑप्शन नंबर डी 2020। इसका उत्तर आप लोग जो है जरूर दीजिएगा। और इसका उत्तर कहां पर छिपा हुआ है? आज ही के वीडियो में छिपा हुआ है। इसको आप लोग चाहें तो देख सकते हैं पीछे करके वीडियो को। ओके, तो इसका उत्तर आप लोग दीजिएगा। और अब हम बात करते हैं मुख्य परीक्षा की, कि अर्थात आज के वीडियो से आपके मुख्य परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न बनेंगे। तो प्रश्न बनेगा कि किसानों की आय दुगनी करने में मधुमक्खी पालन किस प्रकार सहयोग कर सकता है, चर्चा कीजिए। ठीक है, अब इसमें डिटेल्स में आप इसको लिख सकते हैं। अब इसी पर जो है इसमें चुनौतियां क्या है मधुमक्खी पालन के लिए, यह भी आपसे पूछ सकता था। लेकिन पॉजिटिव प्रश्न हमने पूछा है कि किस प्रकार से किसानों की आय को दुगनी करने में मधुमक्खी पालन क्या होता है, सहयोग कर सकता है। दूसरा प्रश्न पे क्या बनेगा, जो कि मैं आपसे कह रहा था कि भारत, चीन और ताइवान के त्रिकोणीय संबंधों पर चर्चा कीजिए। यह प्रश्न क्या है? यह प्रश्न आपका किसका है? आईआर का, जीएस पेपर किसका? सेकंड का। ठीक है, और ये जो प्रश्न है किसानों की आय दुगनी करने वाला, ये जाएगा पेपर थर्ड में, यानी कि जीएस थर्ड में। किस पोर्शन में? ये जाएगा आपका इकोनॉमिक्स वाले पोर्शन में। ठीक है, कि किसानों की आय किस प्रकार से दुगनी कर सकते हैं। तो ये जीएस थर्ड में जाएगा इकोनॉमिक्स में, और ये जाएगा जीएस सेकंड में अर्थात आईआर में, अर्थात अंतरराष्ट्रीय संबंधों वाले टॉपिक में। ठीक है, तो इसको आप लोग लिखने की कोशिश करिएगा। ठीक है, और उसके बाद चीजों को अपना जो है अच्छे से करके इसका नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है, तो ये हो गया आज का वीडियो। कल मिलेंगे हम लोग एक नए करंट अफेयर सीरीज के साथ। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, विश्वास के साथ पढ़िए, धैर्य के साथ पढ़िए। कंसिस्टेंसी एंड पॉजिटिविटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर योर सक्सेस। ओके, तो प्लीज आप लोग लगातार पढ़ाई करते रहिए। एग्जाम डेट ऑलरेडी आप लोग की जल्द से जल्दी जहां तक हो सकेगा अनाउंस हो जाएंगी, आरओ की, पीसीएस के भी, और बाकी एग्जाम की भी अगर तैयारी कर रहे होंगे तो उसके लिए करंट अफेयर्स तो ऑलरेडी इंपॉर्टेंट है ही है। ओके, ठीक है, फिर मिलते हैं कल। तब तक आप सब लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।